नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत इजी वे में का मतलब कभी कभी होता है ना कि प्री लेवल में भी पूछ लिए जाते हैं और हमें कंफ्यूजन होते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं भाई जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते सीधे। सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों ने जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन उसमें जरूर देखा होगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना आसान क्वेश्चन क्या अभी आते हैं? भाई आते थे, हो सकता है आ जाए, किसको क्या पता एग्जाम में क्या आएगा। लेकिन हमें सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो चाहे इजी वाले हों या टफ वाले हों। ठीक है, चलो बताओ आप लोग। कहोगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 ऑरेंजेस इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 120 ऑरेंजेस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। सर ये तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके। चलिए आप लोग बताओ ओरली, आज सबसे इजी क्वेश्चंस लिए हैं। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सीपी मानते हैं, 75 ऑरेंज का 75 सीपी ऐसे लिखेंगे। और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस एसपी मानेंगे 120, ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 120 एसपी हुआ। अच्छा, यहां से आप लोग क्या करते हैं सर, सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। एसपी इधर आएगा, यहाँ 120 और 75। हम ये समझेंगे सर सीपी 120 है, एसपी 75 है। चाहे ये वैल्यू यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में समझे और चाहे इसी को और रेशियो निकाल लें। सर 15 8 120 होगा, 15 5 75 हुआ, यानी 8 सीपी और 5 एसपी। डेफिनेट क्या होगा भाई, लॉस होगा। कितने का? यानी 8 में बेचेंगे, 8 में खरीदा 5 में बेचेंगे, 3 का लॉस होगा। और यानी 8 पर इंटू 100, 3/8 की वैल्यू क्या होती सर, 37.5%। आई होप ये सबको क्लियर होगा। हमें बिल्कुल कंफर्म है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ रहा होगा उसको ये क्वेश्चन फिलहाल डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग प्रॉफिट लॉस जैसे पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन जरूर सभी ने सॉल्व किया होगा कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या 200 संतरों का क्रय मूल्य 500 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आई हुई क्वेश्चन है भाई, तो इसको रिकॉल कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग ये भी कह सकते भाई कॉस्ट प्राइस 75 के साथ है, सेलिंग प्राइस 120 के साथ है। ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो सीपी है वो एसपी बन जाएगा, जो एसपी है सीपी। यानी ओरल बता सकते थे कि सर 120 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और 75 सेलिंग प्राइस होगा, तो लॉस होगा। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 सबको कंफर्म है, लॉस परसेंट। वेरी गुड, आई होप क्लियर है। चलो एक और देख लेते हैं सेम इसी क्वेश्चन पर, ये भी आप लोग देखोगे। देखो वही क्वेश्चन है, बस यहां आर्टिकल पूछा जा रहा है। आप बताओगे 150 आमों का बिक्री मूल्य x आमों के लागत मूल्य के बराबर है, यदि उसका प्रतिशत लाभ 20% है तो x का मान। तो आप लोग ओरल बता दोगे सर क्या फॉर्मूला रखना है? नहीं, देखो जैसे लिख रहे हो वैसे लिखो। पहले 150 मैंगोज का क्या है भाई, बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ना, इक्वल टू कितना है, x मैंगो के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सर यहां से अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल यही जो पहले लिखे थे आप लोग, यानी x अपॉन 150 होगा, यानी 150 सीपी होगा और एसपी कितना, x होगा। तो अब कह रहा है कि सर प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 150 से ज्यादा होगी, ये डेफिनेट है, यानी 120 तो हो ही नहीं सकती, पहली बात है कि नहीं। कह रहा 20% प्रॉफिट हुआ। हमें पता है इसका मतलब जो सीपी और एसपी का जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए होंगे उस फॉर्म में 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 में खरीदा होगा, 1 का प्रॉफिट होगा, 6 में बेचा होगा। ये क्लियर है ना। तो ये 20% प्रॉफिट का मतलब जो हमें इनसे एसपी और सीपी का रेशियो मिलेगा वो इसी के टर्म्स में होने चाहिए ना भाई, तभी तो आप लोग बता सकते हो। तो कहोगे सर अच्छा ये इसी टर्म से होना चाहिए, 20% का मतलब 5 पार्ट सीपी होगा, 1 पार्ट प्रॉफिट होगा और 6 पार्ट सेलिंग प्राइस होगा। अच्छा इसी पार्ट में अगर होता है तो क्या करोगे भाई, सीपी 5 की वैल्यू दिया, सर 5 पार्ट की वैल्यू तो दिया है 150, तो हमें 6 पार्ट की वैल्यू यानी एसपी चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए। तो 5 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू कितना हुआ सर 30 हुआ, तो 6 की वैल्यू कितना हुआ सर, 30 से गुणा कर देंगे सर 180 हुआ। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी 5 की वैल्यू 150 हुआ, 6 की वैल्यू 180, यानी जो रेशियो में आया होगा 5 और 6 सीपी एसपी आया होगा, तो 500 सीपी हो गया, तो 6 एसपी यानी 180। इसका मतलब 180 करेक्ट आंसर। कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे भाई, जब आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट दिया है, इसका मतलब जो ये x और 150 होगा ये किस अनुपात में दिए होंगे ये प्रॉफिट परसेंट बता रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर लोगे। वेरी गुड, आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये क्वेश्चंस देखो, बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका, बहुत बार आ चुका भाई। ये एसएससी सीजीएल में 2016 में 2-3 बार पूछा गया था।
फिलहाल हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस सेट का, सो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या दिया है, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 12:9:7, ठीक है ना, 12:9:7 ये क्या दिया भाई, ये दिया है इनकम का रेशियो, किसका, ए बी सी के, ओके। अब फिर कह रहा है एंड देयर स्पेंडिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 5:9 एंड 8, 15:9 एंड 8, 15:9 और 8 किसका रेशियो दिया भाई, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी इनके एक्सपेंडिंग का रेशियो दिया, ओके। अब इनको रेशियो दोनों दिया, पहले इनकम का रेशियो दिया है और फिर एक्सपेंडिंग का यानी उनके खर्च का अनुपात दिया है, और इनको लिंकअप करने के लिए क्या बोला गया भाई कि ए सेव्स 25% ऑफ दियर इनकम, यानी ए अपनी आय का 25% बचाता है, ठीक है, 25% बचाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग, अच्छा ये इनकम का रेशियो एक अलग टर्म्स में होगा, यानी जो इनकम होगी उसके टर्म्स में इनकम का रेशियो होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा उनके टर्म्स में एक्सपेंडिचर होगा। हाँ, हमें जरूर पता भाई किसी का जो इनकम होता है वो उसके खर्च यानी एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग के बराबर होता है, ये क्लियर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर एक्सपेंडिचर का मतलब इनकम माइनस सेविंग, या सेविंग का मतलब सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। यस, बिल्कुल होता है। तो आप लोग देखो, क्या ऐसे हम डायरेक्टली रेशियो बता सकते हैं कि भाई ए का इनकम हम 12 मान रहे हैं, एक्सपेंडिचर 15, क्या ऐसा पॉसिबल है? खर्च आय से ज्यादा हो सकती है? नहीं। क्यों ये रेशियो दिया? रेशियो एक अलग चीज है, यानी जो इनकम होगा उसका 12, 9 और 7 पार्ट होगा, ये एक्सपेंडिचर पार्ट होगा, यानी ये टोटल की बात कर रहा उसका पार्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये तो क्लियर हो गया, अब इनको कनेक्ट करने के लिए हम ये मान लें, ध्यान समझिएगा भाई, ए की इनकम मान लें टोटल एक्स होगा, तो एक्स का ध्यान समझिएगा, एक्स का 12 पार्ट ए की इनकम और 9 पार्ट बी की इनकम, एक्स का 7 पार्ट सी की इनकम। अब ये एक्स टोटल इनकम है, टोटल इनकम का ये पार्ट है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर हमने वाई मान लिया, तो वाई का 15 पार्ट ये और 9 पार्ट ये और 8 पार्ट ये, दोनों अलग अलग, यानी इनकम का अलग रेशियो है। रेशियो तो ठीक है दिया है, लेकिन उसका जो विभाजन वैल्यू है वो इनकम को इनकम में डिवाइड करेगा और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर को में इन रेशियो में विभाजित करेगा। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये दिया है, यानी एक्स और वाई को कनेक्ट कर दें तो फिर शायद आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे भाई, कह रहा है ए सेव्स 25% ऑफ इनकम, यानी ए की आय भाई 12x है, 12x आय है और 15y ए का एक्सपेंडिचर है। ए 25% सेव करता है, यानी 75% खर्च करता है, ये बोल सकते ना भाई, ए अपनी आय का 25% सेव करता है, इसका मतलब 75% वो खर्च करता है। तो ए की आय कितना 12x, इसका 75 का मतलब 3/4, तो 3/4 यानी ए की आय का 75% निकालोगे तो भैया ए का खर्च आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वो किसके बराबर है? यानी 15y के इक्वल है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। यानी इनकम का 75% 15y के इक्वल हो गया। अब यहां से x और y में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? 4 3 जा और 3 5 जा, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां x अपॉन y हो जाएगा, इधर 5 व इधर 3 जाएगा दिस, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। चाहे आप लोग x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो या x और y का रेशियो के फॉर्म में निकाल लो, दोनों सही हो गया। बताओ कोई डाउट है? ऐसे ही तो करते थे भाई। वो देखो जो रेशियो दिया होगा इनकम एक्सपेंडिचर का ना, ये आप लोग x या y में मानोगे। अब किसी से कनेक्ट कर देगा कि भाई ए अपनी इनकम का 25 सेव करता है या बी अपनी इनकम का 75 या 80% खर्च करता है। जब इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है वैल्यू में नहीं, रेशियो के फॉर्म में दिया है, ये मानने के बाद उनको आपको कनेक्ट करना है। जैसे ये दिया है, कनेक्ट कर लिया भाई। अब कर लिया तो फिर बिल्कुल वैल्यू रख दो। आप कहोगे सर यहां क्या रखेंगे? यहां मल्टीप्लाइड बाई एक्स का मतलब 5, यहां मल्टीप्लाइड बाई वाई का मतलब 3। ये हटा दिए, समझ में आ गया ना? इनकम का हमने 75% निकाला है, तब एक्सपेंडिचर जो कि दोनों ए के फॉर्म में दिए थे, एबीसी के फॉर्म में तीनों में दिया होगा, यानी क्वेश्चन हर बार चेंज करेगा, तीनों के फॉर्म में दे दिया जाएगा किसी फॉर्म में। ओके, आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 पंचे 60 हुआ, 5 9 45 हुआ, 7 5 35 हुआ। अब यहां से 3 से 3 15 3 45 हुआ और
3 9 27 हुआ, 8 3 24 हुआ। अब इससे कोई मतलब, अब बिल्कुल आ जाएगा भाई, वैल्यू रख दिया। 60 में से 15 घटाओगे यानी आय में से व्यय घटाओगे तो सेविंग आ जाएगा। 45 से 27 घटाओगे भाई 18 आ जाएगा। 35 से 24 घटाओगे 11 आ जाएगा। 15 18 एंड 11 द रेशियो ऑफ दियर, क्या, द रेशियो ऑफ दियर सेविंग आ जाएगा। और आई होप ये सभी को आ गया होगा। बताओ कोई डाउट है तो? कभी भी आप लोगों को जैसे ये 3 का दिया है ना, तो अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था 2 का दिया था, बोल दिया था कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिंग इज 4:5। इफ ए एक्सपेंड 60% ऑफ देयर इनकम देन फाइंड देयर रेशियो ऑफ सेविंग। ये जो है क्वेश्चन बैंक में आया था। ये 3 वाले अगर आप लोग समझ जाएंगे, 2 वाले तो और आसान है भाई, सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, शहर में स्कूल की बात हो रही है, इसको ध्यान से पढ़िए फिर उसके बाद रिलेट करिए। चलिए आप लोग बताओगे क्या होगा। इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और फिर सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देयर आर 75,000 स्टूडेंट इन 4 स्कूल ऑफ द सिटी, यानी एक शहर के 4 स्कूल है, उसमें 75,000 विद्यार्थी हैं। बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं भाई। इफ हाफ ऑफ द फर्स्ट, 2/3 ऑफ द सेकेंड एंड 3/4 ऑफ द थर्ड एंड 4/5 ऑफ द फोर्थ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ पी क्यू आर एस, P and S। अच्छा, फाइंड द P और S में चाहिए। इफ P Q R S बी द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ स्कूल रिस्पेक्टिवली, यानी स्कूल का नेम ना देके P Q R S दिया है। P Q R S 4 स्कूल्स हैं। P Q R S में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, P का कुछ भाग, Q का कुछ भाग, R का और S का, ये बराबर मतलब इक्वलाइज किया गया कि भाई इतना इस स्कूल के इतना भाग, इसके इतने भाग, इसके इतने भाग बराबर होंगे, बराबर कर दिया। कह रहा पी और एस में कितने स्टूडेंट का अनुपात, रेशियो क्या है ये आपको बताना, वैल्यू नहीं बताना। चलो, आई होप ऐसे क्वेश्चंस आप लोग रेशियो में जाइएगा। सेम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा चुके होंगे। तो चलिए भाई, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिएगा। आप पहले ऐसे क्वेश्चन को, जब P के कुछ भाग, Q के कुछ भाग, R के कुछ भाग बराबर हैं, तो कैसे लिखोगे समझिए। स्कूल P में P स्टूडेंट मानो, Q में Q स्टूडेंट मानो और R में R मानो और S में S मानो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि पहले के आधे यानी P का आधे छात्र यानी 1/2, दूसरे के 2/3, Q के यानी 2/3, ठीक है, बिल्कुल सही है, और तीसरे के 3/4 भाई, R के 3/4 ना, और 4/5 और S के 4/5, ये छात्रों की संख्या सब भैया बराबर है। मतलब P के हाफ 1/2 छात्र, Q के 2/3 छात्र, R के 3/4 छात्र और S के 4/5 छात्र आपस में बराबर हैं। तो P Q R S में कितने छात्र थे अलग अलग तो पता नहीं है, तो हमें लेट करना पड़ेगा, तो वैल्यू ही लेट कर लो भाई। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान करिए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कितनी बार सॉल्व करा चुके होंगे और क्या निकालना आप लोगों को सिर्फ ये बताना भाई कि बताइए P और S में, किसमें? P और S में। पूरा नहीं पूछा जा रहा भाई। P और S में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा, ठीक है, रेशियो क्या होगा। तो आप लोग क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपस में कुछ पार्ट बराबर होते थे, आप लोग क्या बताए थे, पहले आप लोग इसको इक्वलाइज करते थे के, तो के टर्म्स में P की, Q की, R की और S की वैल्यू निकालते थे और फिर रेशियो निकालते थे। और दूसरा आप लोगों को बताया थे, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं ध्यान देना भाई, P में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1/2, इसका रेसिप्रोकल उल्टा 2/1। Q में किससे मल्टीप्लाई, S में किससे गुणा किया गया, 4/5, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा 5/4। बस यही रेशियो हो गया, इनका रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8:5 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, मतलब ये चुटकियों वाला क्वेश्चन है, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन है, और अगर आप लोग ध्यान से नहीं सॉल्व किए होंगे पहले, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टाइम टेकन वाला बन जाएगा। तो आई होप इनमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले हम लोग अगर मान लो बोल दिया जाता कि बताइए P Q R S में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो पहले ऐसे फिर P में, Q में, R में और S का रेशियो निकालते, P Q R S के नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकालते, और कैसे निकालते, इन्हीं को रेसिप्रोकल कर देते, यानी उल्टा कर देते इन्हीं को। अब इन्हीं को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रेशियो जब आ जाएगा, देन आप लोग कंफर्म है टोटल 75,000 है, भाई उसी रेशियो में 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
तो कंफर्म हो जाएगा पी में, क्यू में, आर में और एस में टोटल छात्र। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया और ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, पी और एस। कहने का मतलब जो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होंगे ना, वो कहेंगे सर बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन जो लोग पहले सॉल्व किया, देखते ही ओरल बता देंगे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। ओके, वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, चलिए इसको पढ़िएगा। ये भी आसान क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। देखो हर बार एक क्वेश्चन बनते हैं, अब वो आप लोगों का मतलब एग्जामिनर के मूड पे कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मैक्सिमम केस में टाइम एंड वर्क की अगर बात करेंगे, अगर एसएससी में फिलहाल एसएससी प्री में जैसे सीएचएसएल प्री हुआ या सीजीएल प्री हुआ, इन सब में आसान क्वेश्चन बनते, टफ बहुत नहीं बनते हैं। बस क्या करेगा, बार बार जो है उसके नंबर्स को चेंज कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज रिगिड कर देगा, तो हमें लगेगा सर बहुत अलग क्वेश्चन हो गया, टफ नहीं भाई, तो टफ नहीं होगा। जैसे इस बार आप लोगों के साथ यूपीएससी ने यूपी पेट ने खेला कर दिया था, टाइम एंड वर्क के डीआई को टाइम एंड वर्क के फॉर्म में पूछ लिया था, मिक्सचर एलिगेशन के फॉर्म में पूछ लिया था। जो थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे वो तो सॉल्व कर लिए होंगे। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा भाई, तो उनको पहले ही छोड़ दिए होंगे, नहीं हमें समझ में नहीं आएगा। ओके चलो फिलहाल देखो इसको क्या कह रहा कि ए एंड बी ईच वर्किंग अलॉन कैन डू वर्क इन 12 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी 12 और 36 दिनों में करते। कितना आसान है भाई। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। आपको कह रहा आफ्टर हाउ मेनी डेज ए स्टार्ट डिड अ लीव। ओके, तो जब भी ऐसा दिया होगा, ए किसी वर्क को करेगा, बी करेगा, ए और बी का टाइम अगर दिया होता था तो आप लोग क्या करते थे भाई, सबसे पहले मस्त है एलसीएम, यानी ए किसी वर्क को 12 डेज में, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया गया है, बी इसको 36 डेज में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इसलिए आसान है। अब क्या करेगा, 12 36 के प्लेस पे ऐसे दे देगा 120/7 40/3, तो कहोगे सर टफ आ गया। नहीं भाई, है पैटर्न वही है, बट डिजिट चेंज किया बार बार। 12 36 का एलसीएम फिलहाल 36 टोटल, तो 36 क्या होता था, वर्क होता था। तो 36 वर्क को ए 12 डेज में करेगा, तो 12 3 जा 12 3 36, 3 वर्क पर डे यानी ए का एफिशिएंसी। 36 1 जा 36 यानी एक वर्क पर डे बी करेगा। इतना तो कंफर्म है, इतना तो हमें कोई भी क्वेश्चंस इस पे बिहाफ पर पूछता तो ये मस्त है। एलसीएम का मतलब वर्क और ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी, इतना तो निकालना ही है। ओके आगे देखो क्या कह रहा भाई। अब जो 36 वर्क है ये कंडीशनली किया जा रहा। भाई कैसे किया जा रहा 36 वर्क को कंडीशनली? कह रहा है कि ए और बी ने दोनों ने तो स्टार्ट किया और कुछ दिन तक साथ किया। कितने दिन तक ये नहीं बोला भाई, लेकिन कुछ दिन बोला है। कुछ दिन तक साथ किया और उसके बाद जो है ए ने लेफ्ट कर दिया, ए थक गया, ए लेफ्ट कर दिया। शेष काम को बी ने 4 दिनों में पूरा किया। आप बताओ शेष काम को बी, मतलब मान लो यहां लेफ्ट कर दिया, इसके आगे बी वर्क करेगा, इन्होंने 4 दिनों में वर्क कंप्लीट किया। आपको क्लियर है ना भाई, बी 4 दिन में शेष काम करेगा, तो बी 4 दिन में वर्क कितना करेगा? आप कहोगे सर बी 4 दिन में जो है, एक दिन में एक, 4 दिन में 4 वर्क सिर्फ किया है। तो 4 दिन लास्ट में बी ने अकेले फिनिश किया, लेकिन 4 वर्क ही फिनिश किया है। 36, इसका मतलब 32 वर्क ये दोनों ए और बी ने साथ में काम किया है। अब आप बताओ, अगर 32 वर्क एक दोनों ए और बी ने साथ में काम किया, तो 32 वर्क को ए और बी एक दिन में 4 करेंगे, ए जो है 3, बी एक दिन में 1, तो 4 वर्क के हिसाब से 32 वर्क करने में कितने दिन तक साथ रहे? तो 4 8 32 यानी 8 दिन तक, यानी 8 दिन तक वह साथ रहे। भाई बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है, हमें कंफर्म है। आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या और कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है? एक और तरीका है, लेकिन क्यों इनका कंफ्यूजन करेंगे? ओरल कंफर्म भैया, पहले ए और बी ने साथ काम किया, ए लेफ्ट कर दिया, बी रिमेनिंग वर्क को 4 दिन में किया, बी एक दिन में एक काम कर रहा, तो 4 दिन में शेष काम को एक वर्क के हिसाब से 4 दिनों में 4 वर्क करेगा, यानी शेष वर्क ही 4 है। 4 वर्क बी ने अकेले किया, बाकी जो बचा होगा दोनों साथ किए, तो दोनों साथ कितने दिनों में किए? कितना वर्क है? 32, और 4 वर्क के हिसाब से दोनों साथ में 8 दिन तक साथ रहे, यानी 8 दिन तक साथ में किया और 4 दिन अकेले किया। अगर बोल दिया जाए बी के बारे में कि भाई बी ने कितने दिन तक काम किया, तो बी 12 दिन तक और ए 8 दिन तक काम किया। कभी कभी बोल दिया जाए भाई ए ने वर्क का कितना भाग किया, आपको कहोगे तो 8 त्रिक 24 वर्क ए ने किया, 36 में 24 कितना भाग है?
बी ने कितना भाग वर्क किया भाई, 8 4 12 दिन तक बी ने किया, यानी 12 वर्क किया, तो 36 में 12 कितना, 1/3 भाग बी ने किया, और कितना 2/3 भाग ए ने किया। कभी कभी वर्क पार्ट में पूछता है, तो हमें जब ऐसे निकाल लिए हो तो समझना होगा कि ए ने टोटल 36 वर्क में कितना किया, बी ने कितना किया, 36 में ए का कितना भाग है, 36 में बी का कितना भाग है, वो भी आप लोग बता सकते हो। बहुत अच्छी बात है, आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। ये भी एक आध बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ध्यान से पढ़िए। In what time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameter are 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter running together? मतलब डायमीटर का मतलब जिससे पानी पाइप से बाहर निकल रहा है, त्रिज्या का डबल भाई। When the largest pipe alone can fill the tank 21 minutes, the amount of water flowing through the pipe is directly proportional square of its diameter। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है कि जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है, जो फ्लो वाटर हो रहा है ना, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, इट्स डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब स्क्वायर प्रोपोर्शन है। तो आपको पता भाई जो तीनों पाइप है उनका डायमीटर कितना, पहले का 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर, तीसरे का 3 सेंटीमीटर। ओके, आप बताओ वाटर कितना फ्लो होगा। आप कहोगे सर डायमीटर के स्क्वायर के, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वाटर फ्लो होगा, यानी इफिशियंसी की बात कर रहा है। वाटर फ्लो का मतलब इफिशियंसी की बात कर रहा है, और इफिशियंसी का मतलब हम ये बोल सकते हैं जिसमें भी कि 1 लीटर पर आवर या पर मिनट जिसकी फॉर्म में दिया होगा उसमें पहला फ्लो हो रहा होगा वाटर, दूसरे से 2 लीटर का मतलब 2 डायमीटर है और 4 लीटर पर मिनट फ्लो हो रहा होगा दूसरे पाइप से वाटर पानी, और तीसरे से 9 लीटर पर मिनट फ्लो हो रहा होगा। ये हम लोग मानते थे ना, कुछ लोग इसको एक्स भी मानते थे, भैया जो इसका जो है इफिशियंसी होगा, फ्लो होने का इफिशियंसी एक्स में मानते थे, लेकिन क्या जरूरत है क्योंकि एक्स तो कट ही जाएगा। तो आप लोग डायरेक्टली समझोगे भाई। आप बताओ, हम बोल दे भाई ये 9 लीटर पर मिनट पानी निकालता है, सब जो सबसे बड़ा ज्यादा जो बड़ा पाइप है यही ज्यादा निकालता पानी, तो बताओ 21 मिनट में भर सकता है, यानी ये जो है अकेले 21 मिनट में भर सकता है। तो आप बताओगे कैपेसिटी क्या होगा। हम बोल दे 1 मिनट में 9 लीटर, तो 21 मिनट में कितना लीटर, 9 इंटू 21 लीटर, तो 21 इंटू 9, यानी आप कहोगे सर 21 इंटू 9 का मतलब 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी 189 लीटर कैपेसिटी है। जो 21 मिनट में 9 के हिसाब से भरा, 189 भरा सर। अच्छा, अब आपको बताना है, बताइए कि जो 189 है यानी 9 इंटू 21 है, चाहे 9 इंटू 21 लिखो और चाहे 189 लीटर लिखो, बात तो बराबर है। जो ये भरा है उसी के तीनों मिलकर जब भरेंगे तो ये 1, ये 4, ये 5 और 9 कितना, 9 5 कितना, 9 4 13, 1 14, यानी 14 लीटर पर मिनट भरेंगे। तो आप बताओ अगर कैपेसिटी को 14 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरना है तो कितना समय लगेगा, यानी कैपेसिटी डिवाइड बाय इफिशियंसी, आंसर। तो टाइम निकाल सकते हो, चाहे 189 यहां लिख दो, चाहे ये लिख दो। अगर यहां x मानते भी, देखो यहां पे 9x मानते, यहां 14x, x कट जाता तो x का कोई मतलब नहीं है। जब भी इफिशियंसी का रेशियो दिया होता है तो हम डायरेक्टली उसको वर्क पर डे के फॉर्म में, चाहे टाइम एंड वर्क में रिलेट करते थे, पाइप एंड सिस्टम में लीटर पर मिनट या लीटर पर आवर रिलेट करते थे। तो यानी अगर हमें इफिशियंसी पता है और टाइम दिया है तो टोटल वर्क, टाइम एंड वर्क में कैपेसिटी, टाइम एंड वर्क में वर्क टोटल आ जाएगा, और इसमें पाइप एंड सिस्टम में कैपेसिटी टोटल आ जाएगी, और उस कैपेसिटी को किसी को भरना है, जब इफिशियंसी पता है तो बता दोगे। ओके, सॉल्व कर लीजिए। 7 दूना 14, 7 21, 27/2 का मतलब 13 दूना 26, 13.5 मिनट। एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो वाटर फ्लो का रेशियो होगा वही इफिशियंसी बन जाएगा, और सबसे बड़ा पाइप 21 मिनट में, तो टोटल कैपेसिटी, और उसको तीनों मिलकर तीनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो, बिल्कुल टाइम आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस को आई होप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे भाई, एक बार लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बुला लो कि भाई एग्जाम वाले क्वेश्चंस आज कराए जा रहे हैं, तो हम सर का सपोर्ट करेंगे। चलो, हीरे के मूल्य की बात करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आए, हीरे के मूल्य वाले। मतलब पहले बहुत देखे जाते थे, बार बार इसको 2 3 4 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेशियो चेंज कर देगा,
जैसे हीरे का मूल्य वजन के वर्ग के अनुपाती होता है, तो पहले हीरे का एक्चुअल मूल्य दिया होगा, ब्रेक होने के बाद मूल्य दिया होगा, जो लॉस होगा वो दिया होगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप दिया होगा। फिलहाल इसको पढ़ो ध्यान से। द वैल्यू ऑफ अ डायमंड इज इन प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी जो वैल्यू है वेट के स्क्वायर है, ठीक है। इट वॉज ब्रोक इन 3 पार्ट इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, thus the loss 9.54 lakh is incurred. What is the actual value of the diamond? कितना आसान क्वेश्चन है भाई। अगर जो लोग पहले जिन्होंने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चंस आप लोगों रेशियो में रिलेट भी किए होंगे, समझाए भी होंगे, वही क्वेश्चन यहाँ भी है। फिलहाल जो बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो रिपीट तो करना है। जैसे होता ना कि करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान रस्सी आवत जात ते सिर पर परत निशान, वही हाल है कि भाई अगर एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लेंगे ना, सॉल्व कर लिए ना, देखते ही माइंड में जैसे होता नहीं कि एक बार पढ़ेंगे बस जो चीजें डेटा है अब वो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम बार बार करते हैं वो चीजें माइंड में एक तरीके से ना सबकॉन्शियस माइंड में रट जाती हैं। आपको बोल दे सर बताइए 5 × 2 क्या होगा, आप कहोगे 10 होगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितनी बार ऐसा आप लोग ये चीजें कैलकुलेशन यूज कर चुके होंगे, उन्हीं का फर्क होता भाई। तो कैलकुलेशन के लिए फर्क तो करना पड़ेगा। हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुपाती, यानी जो प्राइस है तो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है ना। हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुपात में होता है। एक हीरे को एक के अनुपात के 3 भागों में तोड़ा गया, यानी वाई वेट ना। अगर हम हीरे की बात करें, वाई वेट क्या है भाई 3, 4, 5, इतने एक हीरे को ऐसे तोड़ा गया है 3 भाग में और तोड़ने पर 9.5 का लॉस हुआ। अच्छा, इसका मतलब अगर नहीं तोड़ा गया होगा ये ब्रेक के बाद, और अगर एक्चुअल वेट हम बात करें ना, एक्चुअल वेट की बात करें तो 4, 3, 7, 5, 12 रेशियो 12 पार्ट। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हम x मानते थे, तो टोटल मान लो x वेट है तो 3x, 4x और 5x और टोटल 12x। मतलब पहले टोटल सभी पार्ट को जोड़ोगे तो 12x एक्चुअल वेट था और 12 को अगर हम रेशियो में किया 3x, 4x और 5x, 4, 3, 7, 5, 12x, तो एक्चुअल वेट ये था। अच्छा, फिर यहां पे वेट तो था, कंफर्म हो गया। आप बताओ प्राइस क्या होगा? एक्चुअल प्राइस हमें पता है, जो प्राइस होगा वेट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो प्राइस का मतलब यहां हम लिख दे रहे हैं, प्राइस का मतलब ये हुआ पहले 12x वेट था तो 12x का स्क्वायर, कहोगे सर 144x स्क्वायर क्या होगा? प्राइस होगा, एक्चुअल जो हीरा था। अच्छा, एक्चुअल हीरे का तो पता हो गया। अब जो है पहला भाग कितना ब्रेक हुआ 3x में, इसकी प्राइस क्या होगा? इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा कितना 4x, भाई इसका स्क्वायर कर दो, और फिर थर्ड कितना 5x का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर कर दो। अब सबको जोड़ लो, ये 9 हुआ, ये 16 हुआ और ये 25 हुआ, तो कहोगे सर 25 और 16 9 25 25 50x स्क्वायर हुआ ना, 50x स्क्वायर हुआ। मतलब अब आप लोग देखो, अगर हम जो है 12x को ब्रेक करते हैं, होल वैल्यू का स्क्वायर करते हैं 144x स्क्वायर आया, ब्रेक करने के बाद स्क्वायर करते हैं तो बहुत कम आया वैल्यू, वो हर बार ऐसा होता है। इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल प्राइस पहले x स्क्वायर के फॉर्म में ये था, ब्रेक होने के बाद प्राइस ये हुआ, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ भाई 94x स्क्वायर, इनका डिफरेंस हुआ, यानी 94x स्क्वायर जो है अंतर हुआ। अंतर का मतलब लॉस हुआ। एक्चुअल हीरे का प्राइस ये था, ब्रेक होने के बाद प्राइस ये आया, तो हानि कितने की हुई भाई 94x स्क्वायर का लॉस हुआ। अब यहां लॉस कितने का हुआ दिया गया है, लॉस कितने का हुआ? लॉस दिया गया भाई कि हुआ 9.4 लाख का लॉस हुआ। इसका मतलब ये दिया है, एक लाइन में 94x स्क्वायर की वैल्यू दी है, 9.4 लाख दिया है भाई, और हीरे का एक्चुअल प्राइस 144x स्क्वायर था। अगर एक्चुअल प्राइस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ना, देखो अपने आप x स्क्वायर कट गया, जान के दिया ही होता है ऐसे, और ये दिस कैंसिल आउट हुआ, तो 94 कटेगा, डेसिमल लगा देगा, यानी 14.4 लाख भैया इतने का एक्चुअल हीरा था। तो ऑप्शन में है बिल्कुल सही, 14.4 लाख का था। अब कहोगे सर क्या ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना? नहीं, ये समझने वाला है, एग्जाम वाला नहीं है। ये समझने वाला था कि आप लोग जो है अगर रेशियो में ब्रेक होता है, सम करोगे तो टोटल वेट एक्स के फॉर्म में किया, स्क्वायर किया ये। लेकिन अगर 3 चीजें दी हो, एक्चुअल वेट, लॉस और ब्रेक होने के बाद मूल्य, तो हम हमेशा एक्स नहीं मानते। एक लाइन में देखो कितना आसान है,
हम कहेंगे सर जो ब्रेक हुआ किस रेशियो में, देखो जल्दी से अब कैसे सॉल्व करते हैं। 3:4:5 में ब्रेक हुआ। एक्चुअल प्राइस यानी 12, इसका मूल 3 त्रिका 9, ये 4 चौक 16 प्लस 25 यानी कुल 50 ब्रेक होने के बाद इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर सर 144। 144 पहले था, 50 बाद में हुआ यानी 94 क्या है सर, 94 लॉस हुआ। तो 94 की वैल्यू 9.4 लाख दिया सर, तो एक की वैल्यू बिल्कुल सही 0.1 दिया है, तो कितना 14.4 की वैल्यू 14.4 बिल्कुल सही है। कितना आसानी सॉल्व कर लिए। कभी लॉस दिया होगा, कभी एक्चुअल प्राइस दिया होगा, सब सही है, नहीं एक्स की जरूरत नहीं है भाई। ओके वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है और आई होप आप लोग समझ रहे हैं। चलिए इसको देखिएगा, ये भी आसान है, टफ नहीं है। शीला की बात हो रही है। शीला सोल्ड एन आर्टिकल ₹8,000, 8,000 रुपए में शीला सोल्ड किया एंड इनकर्ड अ लॉस, 8,000 में बेचा और लॉस हुआ। यही तो कह रहा भाई ना, शीला एक वस्तु को बेचा 8,000 में, नुकसान। इसको इंग्लिश में पढ़ो भाई, हिंदी में थोड़ा सा कभी कभी गूगल से ट्रांसलेट करने में ध्यान देना होता है। शीला सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹8,000, इनकर्ड अ लॉस, हानि हुई। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल ₹9,500, had he sold ₹9,500, he would have been equal half of the amount of the loss that he incurred। ध्यान समझिएगा आप लोग, पहले भाई ठंड लग रही, एसी बंद करते पहले फिर। हाँ तो आप लोग कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल टू 30% प्रॉफिट। कितना आसान है भाई। पहले कह रहा है कि जो शीला जी ने एक वस्तु को बेचा ना, एक वस्तु को पहले बेचा कितने में, 8,000 रुपए में। इन्होंने 8,000 रुपए में बेचा तो लॉस हुआ, बिल्कुल लॉस हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा था, क्रय मूल्य से कम में बेचा तभी तो लॉस हुआ। हैड ही सोल्ड आर्टिकल 9,500, कह रहा कि अगर दोबारा वो 9,500 में बेचती भाई तो उसे प्रॉफिट होता। अच्छा बिल्कुल वेरी गुड, प्रॉफिट होता। तो हिज गेन, और जो प्रॉफिट होता, हिट प्रॉफिट हुआ। अच्छा ये भी देखिए, हिज गेन वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस। मतलब जो उसका लाभ है वो हानि का आधा है। हिज गेन वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस, यानी लॉस का आधा है। लॉस अगर 2 रुपए होगा तो प्रॉफिट 1 रुपए होगा, ये कह रहा है ना, ये तो दिया गया है। अब कह रहा एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। देखिए आर्टिकल को हम जो खरीद रहे हैं, पहले हमने 8,000 में बेचा तो हानि हुई, दोबारा उसे 9,500 में बेचा तो लाभ हुआ। कह रहा जो लाभ हुआ भाई वो हानि का आधा है, लाभ हानि का आधा, यानी रेशियो लाभ और हानि में दे दिया गया। फिर कह रहा भाई इसे हम 30% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहे हैं, तो 30% प्रॉफिट पर तब बेचोगे जब हमें उसका कॉस्ट प्राइस पता होगा कि नहीं। तो कॉस्ट प्राइस पहले निकालो भाई। तो उसके लिए देखो कितना आसान है, हमें पता सीपी से कम किया गया होगा, सीपी को बढ़ाया गया होगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा 8,000 और 9,500, इनका डिफरेंस जो होगा 1,500, ये क्या होगा भाई, ये सम ऑफ प्रॉफिट प्लस लॉस होगा कि नहीं हुआ। क्यों, देखो ये भी पता ना, एसपी यानी सीपी ये करोगे ना, देखो सीपी में से 8,000 घटाओगे तो लॉस हुआ ना, ठीक है, मतलब सीपी में से कम करना पड़ेगा। और सीपी को बढ़ाओगे जितना, यानी 9,500 में से सीपी घटाओगे तब प्रॉफिट आएगा। यानी अगर 2 सेलिंग प्राइस दिया है, दोनों का अंतर क्या होगा, पहले को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, तो दोनों का जो अंतर होगा लाभ और हानि के बराबर होगा। पहले को बेचेंगे लॉस, यानी सीपी को कम जितना किया और एसपी को जितना बढ़ाया, तो दोनों का सम प्रॉफिट और लॉस के वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू के बराबर होगा रेशियो 2 और 1। 1,500 को 2 और 1 में डिवाइड करोगे तो 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 500, तो 5 दुनाई 10, तो यानी 2,000 रुपए का लॉस हुआ और 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप बताओ अगर 8,000 रुपए में बेचते हैं, 2,000 का लॉस हुआ, तो खरीदा कितने में होगा। कहोगे सर खरीदा तो पता है 10,000 रुपए में, या ऐसे बोल सकते नहीं 10,000 नहीं 1,000 बोले, 2,000 तो है ही नहीं भाई, 1,000 और 1,500 हुआ भाई, यार गड़बड़ा देंगे हम लोग अभी भाई। 2 और 1 में 1,500 को डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू 500, तो 2 की वैल्यू 1,000 हुआ ना। अच्छा 8,000 में बेचेंगे, 1,000 का लॉस हो, खरीदा कितने में, बिल्कुल 9,000 में। अच्छा 9,500 में बेचा, 500 का लाभ हुआ, खरीदा कितने में होगा, तब भी 9,000 आएगा, दोनों केस से आएगा। तो 9,000 क्रय मूल्य हुआ। अब बताओ क्या कह रहा, 30% लाभ पर बेच देंगे, तो 130 बाई 100 से गुणा कर दो, चाहे 30% निकाल कर जोड़ दो, 13 9 117, यानी भाई 11,700 में बेच देंगे। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
बताओ, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एक आर्टिकल को इतने में खरीदते हैं, इतने में बेचते हैं, दोबारा बेचते हैं, लाभ हानि का दोगुना है, लाभ हानि का परसेंटेज में दिया है, या लाभ हानि बराबर है, कुछ भी बोला जाएगा, सीपी कभी पूछा जाएगा, और कभी उसे जो है कुछ प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कितने में, कंडीशनल क्वेश्चन बनेगा, दोनों बता दोगे भाई, वेरी गुड। चलिए, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां जलाई जाती है, एसएससी का पेट क्वेश्चन है, मोमबत्ती वाले, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि टू कैंडल आर द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, वेरी गुड। द फर्स्ट कंज्यूम 8 आवर, पहला 8 घंटे में पूरी जल जाती है। सेकेंड इन 4 आवर, सेकेंड दूसरी 4 घंटे में जल जाती है। एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न अ कांस्टेंट रेट, दोनों किसी रेट से जलती है भाई। In how many hours after being lighted the rate between the first and second candle become 3:1? मतलब how many hours being lighted between the first and second candle become इतना। तो अब आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा कि कह रहा कि भाई दो कैंडल है, हमें पता है कैंडल है, यस, पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है, ठीक है, समान ऊंचाइयां बराबर हैं, ऊंचाइयां बराबर है, पहले 8 घंटे में और दूसरी 4 घंटे में जलती है। ये 8 घंटे पूरी जल जाती, 4 घंटे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाइयां बराबर है। 8 और 4 घंटे का मतलब क्या हुआ, एक तेजी से जल रही होगी और एक जो है थोड़ा धीरे जल रही होगी भाई, तो ऊंचाइयां बराबर है। तो पहले ये जो दिया है टाइम, जो दिया होता है ना, ध्यान समझिएगा, जैसे जितने टाइम में दोनों जलेंगी, पहले 8 घंटे में फर्स्ट वाली और दूसरी कितने घंटे में, 4 घंटे में। ध्यान दीजिएगा, हमेशा वही एलसीएम मस्त है, दोनों के टाइम का जो एलसीएम लोगे 4 और 8 का, यानी 8 हुआ। तो 8 क्या हुआ, हम इसको मीटर में समझे या जैसे भी, यानी 8 मीटर हाइट हुआ। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में समझते थे, ए किसी काम करेगा, बी करेगा तो टोटल वर्क आता था, या ए किसी टंकी को भरेगा, बी भरेगा तो टोटल क्या आता था भाई, पता है आप लोगों को, टोटल जो है वहां कैपेसिटी आती थी। वैसे यहां भी ध्यान दो, यहां क्या आएगा भाई, यहां हाइट आएगी, हाइट बराबर है, यानी 8 मीटर हाइट है पहले की और 8 मीटर दूसरे की। आप बताओ, अगर 8 मीटर हाइट है, पहली 8 घंटे में जल रही है, तो 1 घंटे में कितना जलेगी? आप कहोगे सर एक मीटर पर आवर जलेगी ना, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा, इफिशियंसी, इसका मतलब रेट ऑफ बर्निंग आ गया ना, 4 दुनाई 8 सर, 2 मीटर पर आवर ये जलेगी। अच्छा, 2 मीटर मतलब पहली वाली धीरे जल रही, दूसरी वाली तेज चल रही है, तभी तो दूसरी वाली 4 घंटे में जल जाती है। जो तेज जलेगी वो जल्दी भाई खत्म होगी, जो धीरे धीरे जलेगी, जैसे होता ना दिया को, हम लोग लालटेन पहले यूज करते थे गांव में। लालटेन में होता क्या था, बचपन में हमें याद है, जब लाइट नहीं होती थी, लालटेन में क्या होता था ना कि जो है उसका जो लगा रहता था वो वार्सल, अगर तेज करते थे बहुत तेज उसका लौ हो जाती थी, और धीरे कर देते थे धीरे लौ। तो अगर तेज करोगे तो जितना मिट्टी का तेल डाला जाता था, मिट्टी का तेल जल्दी खत्म होता। वही हाल ये भी है, बस वही कुछ समझिए। फिलहाल कह रहा है कि अब आप लोगों को मोमबत्ती के बीच इतना, अब जब जल जाती है, ये कह रहा ना, दोनों किसी रेट से जलती हैं, जलने के बाद जो हाइट का अनुपात हो जाता है 3 और 1, कुछ समय बाद हो जाता है। अब किस रेट से कितना टाइम जलती है हमें तो ये पता है नहीं, किस रेट से जलती है ये भी नहीं पता है। हाँ, ये नहीं किस रेट से जलती ये पता है, लेकिन कितने टाइम जलती ये नहीं पता है, कुछ टाइम के बाद। तो हम ये समझे भाई, दोनों ये भी मानते प्रत्येक मोमबत्ती स्थिर दर से जलती है ना, ठीक है। तो जलने कितने घंटे बाद, पहले दूसरी कितने घंटे बाद, टाइम पूछा जा रहा, दोनों समान टाइम के लिए जलती है, ऐसे समझिए भाई। पहले की हाइट 8 मीटर है, हाँ हाँ सर बिल्कुल, दूसरे की हाइट 8 मीटर है, हाँ बिल्कुल है। हम ये बोल दें भाई कि जो है यहां से x टाइम तक जलती है, ध्यान समझिएगा, x टाइम तक जलती है, x टाइम तक दोनों जलती। पहली वाली 1 मीटर पर आवर जलती है, x टाइम तक, x टाइम में कितना, x घंटे में कितना जल जाएगी? आप कहोगे सर 1x जल जाएगी। दूसरी वाली 2 मीटर पर आवर जलती है, तो x आवर में कितनी जल जाएगी? आप कहोगे सर 2x जल जाएगी। तो टोटल हाइट में से जली वाली हाइट घटाने के बाद जो दर आएगी 3:1, जो बची हुई मोमबत्ती के बीच की दर इतना है। बस यही तो सॉल्व करना है। तो भाई ये तो हमने एज्यूम किया और ये जो है आ गया, सॉल्व कर दो। सबको पता भाई 8 ना माइनस एक्स बराबर कितना, 8 24 माइनस 3 दूनी 6x। ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई, यहां देखो घट जाएगी ना, ये आएगी प्लस हो जाएगा, यानी 5x इक्वल टू कितना हुआ, तो 16 हो गया। ठीक है ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 16/5 हो गया।
तो 16/5, 5 तिहाई 15, तो 3 सही 1/5 घंटे। वो आवर में दिया था, घंटे में आ गया। अब लेकिन सर ऐसे तो आंसर दिया नहीं गया है, तो 3 घंटे तो फिक्स है, 1/5 को कन्वर्ट कर लो मिनट में, है कि नहीं? तो 3 घंटे फिक्स है, तो 1/5 का मतलब कितना, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से गुणा कर दोगे, कितना हुआ 12 मिनट, यानी 3 घंटे 12 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन, ये मतलब फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जो टाइम दिया होगा तो एलसीएम निकालोगे, उसकी ऊंचाई आएगी, हाइट आएगी, दोनों कैंडल की हाइट ये है। अब रेट आएगा, किस रेट से जलती है, कितने टाइम तक, आप लोग कुछ मान लो दोनों बराबर टाइम तक जलती है, एक्स टाइम के लिए जलती है, इस रेट से एक्स टाइम में कितना जलेगी, जो एक्चुअल हाइट उनमें से घटा दो, दूसरी वाली एक्स टाइम में कितना जलेगी, दूसरे वाली की एक्चुअल हाइट, दोनों बराबर है, घटा दो, और दोनों जलने के बाद कितनी बची वो दिया होता है, और यहां से सॉल्व कर लोगे। टाइम का मतलब कितने टाइम तक जलेगी, आंसर बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भाई, हमें पता आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो का क्वेश्चन। हर बार देखो एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन ना बहुत हर बार आए हुए हैं, और ये तो एग्जाम का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज भी नहीं कर रहे हैं। जल्दी बताइएगा आप लोग। Rupees 11,250 are divided among A, B and C so that A may receive 1/2 of much as B and C together। ये बहुत बार सॉल्व कराएं भाई आप लोगों को। 1/2 of the much B and C together, ठीक है, और B receive 1/4 what A and C together receive, the share of A is more than share of B आप लोग बताना है। तो बिल्कुल इजी है, आप लोग क्या करना है, देखो इसमें ABC का शेयर जैसे लिखा हुआ है वैसे मान लो। ए पहले रेशियो निकालोगे तभी तो इसको पहली बात इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कब, जब आप लोग रेशियो निकालोगे तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा सर रेशियो निकालते हैं, क्या होगा, रेशियो निकाल लीजिए। ABC का ए मान लो कह रहा है कि जो ए है, ए का शेयर 1/2 मच एज B and C, यानी ए का शेयर B और C का आधा है सर, तो B और C का B और C मान लें, तो ए का ए मान लो, तो ए इक्वल टू हाफ ऑफ B प्लस C बना लोगे, यस बना लेंगे। फिर क्या कह रहा है सर, जो B है वो 1/4 ऑफ C प्लस ए, बिल्कुल C और A का 1/4। अच्छा बिल्कुल ऐसे दे दिया गया। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व देखो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग रेशियो सब पढ़े होंगे जो लोग हमसे, वो प्रॉपर बताए होंगे। यहां से देखो A रेशियो B प्लस C हो गया, नहीं हो गया, तो A इधर आएगा B प्लस C इधर, तो 1:2, यानी A B और C का आधा है, यानी B और C अगर 2 होगा A 1 होगा, डायरेक्ट बता दोगे भाई, वेरी गुड। अच्छा फिर कह रहा है कि B C और A कहा 1/4 है, यानी C और A 4 होगा तो B 1 होगा, ये इससे निकल आया, या डायरेक्ट बता दोगे तो और अच्छी बात है, ये लिखना नहीं पड़ेगा। ओके वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर, कंडीशन बताए थे कि जैसे आप बताओ, हम बोल दें कि ABC 3 पर्सन है, ABC 3 लोग हैं, ABC में 5,000 रुपए बांटते हैं, ABC में 5,000 रुपए बांटते हैं। आप बताओ BAC में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहोगे सर BAC में जितना ABC में बांटेंगे वही तो करेंगे, मतलब ये हुआ कि ABC में 5,000 बांट रहे हैं, BAC में भी 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों, बिकॉज ऑर्डर चेंज करने से क्या उनके सम पर कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा भाई। वही चीजें देखो, ऑर्डर ABC है BCA है, यानी लॉजिकली क्या कहा जाएगा कि इनका जो योगफल होगा वो बराबर होगा, इनमें पैसा बराबर बांटा गया भाई ना, इनका सम बराबर होना चाहिए, बराबर कर दो। ABC का सम 1 और 2 कितना, ये 3 हुआ, यहां 1 और 4 5 हुआ, तो अलग अलग आ रहा सर, अलग अलग नहीं आना चाहिए, बस वही सॉल्व करना है। 3 और 5 को बराबर करने के लिए यहां 3 से गुणा कर दो, यहां अरे यहां 5 से गुणा कर दो, यहां 3 से, और वही रेशियो में कर दो। देखो 5 1 5 9 10, अपने आप देखो 15 में A कितना 5 B प्लस C है, अब इससे कोई मतलब नहीं, 3 से करोगे 3 1 3 3 4 12, देखो दोनों का सम, ये 3 12 15 5 10 15 बराबर हो गया, सम बराबर कर दिए लॉजिकली। अब अलग अलग जो है अलग अलग कर लो। कहोगे सर क्या है अलग, देखो A तो पहले आ गया सर 5 है, B कितना आ गया, B डायरेक्टली आ गया 3, अब बचा क्या C, तो ये B प्लस C की वैल्यू 10, B प्लस C में B पता 3 और B प्लस C 10, तो C 7 होगा। यहां से भी कर सकते हो, C प्लस A सर 12 है, A 5 है, तो C कितना 7, यानी ABC का रेशियो कितना हो गया 5 3 7। मेन रेशियो बनाना था, क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लोगे, रेशियो आ गया। अब जब आप लोग रेशियो बना लिए भाई, क्या कह रहा है,
तो क्लियर है ना, ये जैसे ए रेशियो बी प्लस सी दिया होगा, बी रेशियो सी प्लस ए दिया होगा, ए बी सी कैसे निकालोगे, पहले इनका सम करिए, इनका सम करिए, बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए यानी 3 5 कैल्शियम 15 लाने के लिए 5 से यहां गुणा, 3 से यहां, रेशियो में गुणा कर दो, अपने आप बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। तो ए अलग कर दो, बी अलग हो गया, तो ए या बी किसी की वैल्यू में दोनों में पुट करोगे तो सी आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, कुछ भी कहा जाए निकाल लो। अब कह रहा है कि फाइनली हमें क्या चाहिए, ए और बी से अधिक, ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। ए को 5 भाग मिला, बी को 3 भाग, सी को 7 भाग, 5 3 8 7 15, कुल 15 भाग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ए बी से कितना अधिक है भाई, 2 भाग, तो 15 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 15 भाग की वैल्यू 11,250 है। भाई ए बी से कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी ए और बी के शेयर का डिफरेंस, तो डायरेक्टली 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। कितना हुआ, 15 8 नहीं 15 7 105 हुआ भाई ना, और 7 15 3 45 नहीं 15 7 105 कट जाएगा, 15 7 105 हुआ, 7 15 25 75 कट तो जाएगा भाई, और इसका डबल कर दो, कहोगे सर 1500 आ गया, ये 1500 इज द करेक्ट आंसर, यानी 1500 बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, कोई किसी को डाउट है तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए, 1500 इज द करेक्ट आंसर है, 1500 सही आएगा। क्लियर है, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बार क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया होगा एग्जाम में, और बहुत बार आप लोग शायद सॉल्व भी किए होंगे। पढ़िए, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने मैकेनिक को बेचा, मैकेनिक ने खरीद कितना, तो सबसे सही है ना, जब ए बी सी को, तो ए ने बी को बेचा, भाई ए ने खरीदा कितने में था, तो पहले मान लो भाई ए से एक वस्तु बी के पास गई और बी ने सी के पास बेचा, सी ने हानि पर बेचा किसको, मैकेनिक को बेचा। इंग्लिश से पढ़ो भाई, इंग्लिश में क्या, सेल्स एन आर्टिकल बी टू ए, यहां ए होगा, ए सेल्स एन आर्टिकल बी टू 20% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी 10% प्रॉफिट, एंड सी सेल्स इट टू मैकेनिक 9.09% लॉस। पहले इतना समझो भाई, ए ने खरीदा कितने में था, तो चाहे आप लोग रेशियो मान लो, आसान है, हमें लगता है कि 100 में मान लो। हम बोल दे भैया 100 रुपए का ए ने कोई वस्तु खरीदी थी, अच्छा, बी को 20% लाभ पर बेचा, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपए, यानी बी को कितने में बेच दिया, बी को 120 में बेच दिया, यानी बी ने 120 में खरीदा, ए ने 120 में बी को बेचा। वेरी गुड। अच्छा, बी ने 120 में खरीद लिया भाई, अब कह रहा पुनः बी है जो है वो सी को कितना 10% प्रॉफिट पर, बी ने सी को 10% प्रॉफिट पर, तो आप बताओ 120 का 10% कितना हुआ, 12 रुपए हुआ, यानी 132 रुपए में सी ने खरीद लिया। तो या 120 को 110 बाई 100 से गुणा कर दो, तब भी तो आ जाएगा 132। वेरी गुड। अच्छा, सी ने भाई खरीद लिया। अब कह रहा सी ने मैकेनिक को बेचा 9.09, तो सबसे ये इंपॉर्टेंट है 9.09 की वैल्यू क्या होती है, बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता भाई, 1/11, क्योंकि परसेंटेज में आप लोग पढ़े थे ना, तो 9.09 लॉस पर बेचा, सी ने मैकेनिक को 9.09 लॉस पर बेचा, तो इसका मतलब 9.09 का मतलब 1/11, तो 132 में सी ने खरीदा, 9.09 का मतलब 1/11 लॉस का मतलब 11 में खरीदा होगा और 10 में मैकेनिक को बेच दिया ना, यानी 10/11 से गुणा कर दो या 1/11 निकाल कर घटा दो, बात तो बराबर है। तो 11 एकम 11, 12 रुपए घटा दोगे तो यानी 120 रुपए में फिर मैकेनिक खरीद लेगा। तो 132 को 9.09 कम करो, यानी 1/11 कम करो भाई, कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 रुपए में मैकेनिक साहब ने फिर से खरीद लिया। ओके, मैकेनिक साहब ने खरीदा, फिर से क्या खरीदा ही अभी। अच्छा, मैकेनिक ने 10% परचेजिंग कॉस्ट ऑन मेंटेनेंस खरीदा, तो कुछ खराब हो गई थी, तो 10% मेंटेनेंस पे खर्च किया, यानी मैकेनिक ने 120 में खरीदा, इसका 10% मेंटेनेंस, तो 120 का 10% 12 रुपए, तो 12 रुपए अगर मेंटेनेंस पे खर्च किया, यानी फाइनली मैकेनिक को 132 रुपए में पड़ा भाई। मैकेनिक ने 120 में खरीदा था सी से, लेकिन उसने कहा भाई ये जो खरीदा है कुछ गड़बड़ है, तो सही नहीं है, तो उसको बनवाया उसने, और जो जिसने खरीदा था उसका 10% यानी मतलब 12 रुपए खर्च किया, तो अब उसका कुल कॉस्ट कितनी पड़ी, 132 रुपए। फाइनल ये माना जाएगा कि अब शुद्ध रूप से हमारा जो वस्तु है 132 रुपए में मैकेनिक ने खरीदा है, मैकेनिक के लिए कॉस्ट पड़ी। अच्छा, मैकेनिक बहुत चालाक, ए को फिर से उसने 8.33 में बेच दिया, उसकी डिमांड बढ़ गई, ए को फिर बेचा, यानी 132 तो इसकी कॉस्ट पड़ी, अब इस पर भी 8.33 का प्रॉफिट। तो 8.33 का मतलब क्या हुआ भाई, आप कुछ लोगों को यही डाउट होगा, 8.33 करो, 8 से 1/3 की वैल्यू 1/12 लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे, बिल्कुल लिखवाए थे भाई। तो 132 में खरीदा है, तो 1/12 के प्रॉफिट का मतलब 13/12 से गुणा कर दो, तो 12 एकम 13 × 12 का मतलब कितना, 143। आप बताओ मैकेनिक वो ए ने ना पुनः उसे 143 में खरीदा,
जो 100 में उसकी कॉस्ट थी ए के लिए, ए तो बहुत होशियार सोच रहा था कि भाई उसने 20% लाभ पर बेच दिया, फिर बी ने सी को बेच दिया, सी ने मैकेनिक को बेचा, मैकेनिक ने रखरखाव पे 132 में फाइनली खरीदा। तो 132 से मैकेनिक ए चाह रहा कि वो अच्छी वस्तु है, ए पुनः जो है मैकेनिक से कहा भैया ठीक है हमें दे दो, आप बढ़ा के ही दे दो। तो मैकेनिक कहा ठीक है, हमारी इतनी कॉस्ट पड़ी 132, हम आपको 8.33 के लाभ पर बेच देते हैं। कहा हम आपको 143 में बेचेंगे। मैकेनिक कहा, वो ए ने कहा दे दो भैया। जो 100 वाली वस्तु को ए 43 में खरीद रहा है, तो 43 रुपए ज्यादा में खरीद रहा था, लेकिन पूछा क्या जरा, फाइंड देयर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ ए इन होल ट्रांजैक्शन। मतलब ए का होल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। ए ने पुनः कितने में खरीदा ये नहीं कह रहा है, ए ने पुनः कितने में खरीदा ये नहीं बोला गया, कह रहा कि ए को होल ट्रांजैक्शन में कितने का लॉस हुआ। तो भाई ए 143 में खरीदा, तो 43 का तो कम करके खरीदा, मतलब 43 रुपए बढ़ा खरीदा, लेकिन 20 रुपए बढ़ाकर बेचा भी तो था। मतलब यहां 20 रुपए बढ़ाकर बेचा और ये 43 बढ़ाकर खरीदा, यानी जो बैलेंस हुआ 23 रुपए ही, 100 पर 23 का ही लॉस हुआ, तो 23% का लॉस हुआ। और 100 पर है इसलिए डायरेक्टली कर दो, तो 43 नहीं होगा 23 होगा। भाई क्यों 23 होगा? अगर हम बोल दें भाई कि उसने कितने, उसको मैकेनिक से खरीदने पर कितने का लॉस हुआ, तो कहोगे सर 43 का, लेकिन ओवरऑल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वो पहले 20% लाभ, 20 रुपए का लाभ ले चुका होता, 100 में खरीदा था 120 में बेच चुका है, 20 ज्यादा में लिया है और फिर 143 खरीदेगा, तो जो उसका बैलेंस लॉस हो जाएगा वो 23 का ही हो जाएगा ना। बिल्कुल, वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमें पता आप लोग सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। चलिए इसको बताओगे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दो वस्तु पी और क्यू को प्रत्येक को इतने लाभ पर बेचता है। वस्तु पी को लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, क्यू को लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों वस्तु, ये भाई लास्ट सेशन में ही हमने डिस्कस किया था। सेलिंग प्राइस वाले, इक्वल वाले 2 या 3 टर्म्स दोनों में किए थे, फिलहाल इसमें फिर से कर रहे हैं। तो इसमें बस एक कंडीशन है भाई कि 16 होल 2/3% की वैल्यू सबको पता 1/6 होती है, 1/6 होती है, सबको पता है। कंडीशन है पी और क्यू को लाभ की गणना वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, करता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों वस्तु क्रय मूल्य का योगफल इतना है, तो वस्तु पी का क्रय मूल्य बताइए। देखो ध्यान दीजिएगा, हम ही कहेंगे a person sells 2 article P and Q, profit of इतना each. He calculate the profit on article P on cost price. P को cost price पर, तो यानी 1/6 का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी 6 में खरीदेगा, 1 का प्रॉफिट यानी 7 में बेच देगा। तो आप लोग यही तो करते थे। अगर हम बोल दें 1/6 का प्रॉफिट, 16 होल 2/3 का प्रॉफिट ऑन सीपी, हमेशा प्रॉफिट वर्ड बोलेंगे तो यानी कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, कंडीशनल सेलिंग प्राइस पर होता है। तो 1/6 का प्रॉफिट का मतलब 6 सीपी, 1 प्रॉफिट 7 एसपी। और ये तो कह रहा है स्पेशली कि 16 होल 2/3 यानी 1/6 का प्रॉफिट हुआ, तो 6 में खरीदा, 1 का लाभ यानी 7 में बेच दिया। अब फिर से कह रहा जो क्यू जो है लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तो 1/6 प्रॉफिट ऑन एसपी, तो 1/6 प्रॉफिट ऑन एसपी यानी बेस 6 एसपी हो जाएगा, 1 प्रॉफिट। आप बताओ, यानी 6 में बेचता है, 1 का लाभ होगा, खरीदे कितने में? सर 5 में खरीदेगा। मतलब वही चीजें क्यू के लिए चेंज हो जाएंगी। क्यू का जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर करा कि क्यू को 16 होल 2/3 का मतलब 1/6 प्रॉफिट ऑन एसपी, तो एसपी पर 1/6 यानी 6 अगर एसपी हो गई उस पर 1 का लॉस, 1 का प्रॉफिट, तो 6 एसपी बन जाएगा। यहां सीपी पर प्रॉफिट होता था तो 6 सीपी बनता था, और यहां पे जिस पर एसपी पर प्रॉफिट होगा तो 6 एसपी बनेगा। बेस वैल्यू वो बनेगा जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। वेरी गुड। तो अब ये क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर इक्वल, बराबर कर दो। यहां 6 से मल्टीप्लाई दोनों में करोगे ना, यहां 7 से मल्टीप्लाई दोनों में करोगे, बस यही तो कंडीशन है। ये तो बहुत बार की बराबर हो गया। अब जो भी कहा जाए उससे क्या फर्क पड़ता भाई। कह रहा है कि ये प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, यदि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का योगफल इतना है, तो भाई दोनों वस्तु क्रय मूल्य का योगफल, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 36, दूसरे का 36 और दूसरे का 535, 35 और 36 का मतलब 71 का वैल्यू 42600 ना। हमें क्या चाहिए? वस्तु पी का मूल्य बताइए, वस्तु पी का क्रय मूल्य, पी का क्रय मूल्य यानी 36 का मूल्य बताओ। क्या दिक्कत है भाई, पी का सीपी चाहिए, तो पी का क्रय, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, तो 71, 6 कम 6 से 42, 6 बार जाएगा, और 36 छक्का 216। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं, बस कंडीशन ध्यान दीजिएगा। ये जैसे आप लोगों को 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल बताए थे ना, रेशियो निकालते थे, वैसे ये भी है।
बस जो प्रॉफिट परसेंट है वो सीपी पर प्रॉफिट है उसी को एसपी पर भी दे रहा है। मतलब एक बार सीपी पर करेंगे अलग रेशियो हो जाएगा, एसपी पर करेंगे अलग रेशियो हो जाएगा। मतलब एक ही से दोनों रेशियो को रिलेट कर दे रहा है दोनों आर्टिकल का, और देन एसपी बराबर कर रहा है, एसपी बराबर कर दो। अब ये पहले का सीपी, पहले का एसपी, दूसरे का सीपी, दूसरे का एसपी, दोनों एसपी बराबर हैं, दोनों का सीपी का सम दिया, 35 और 36 71 की वैल्यू दिया, पहले का सीपी यानी 36 की वैल्यू निकाल लोगे। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये चीजें हम फिर से एक डीआई फॉर्म में एक ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि डीआई इसलिए ले रहे हैं ना कि इनकम एक्सपेंडिचर बहुत बार बता चुके हैं और यहां पे फॉर्मूला दिए हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम इनटू 100। मतलब यहां पे जो प्रॉफिट है वो इनकम पर कंसीडर किया था। जनरली किस पर होता है? इन्वेस्टमेंट पर होता है प्रॉफिट, लेकिन यहां इनकम पर। देखो दिया गया एप्पल का, सैमसंग का, रेडमी का अलग अलग परसेंटेज दिया गया। फिलहाल हम डायरेक्टली आते हैं। 2009 में एप्पल का व्यय इतना करोड़ है, 2019 में एप्पल का आय में लाभ का योगफल। If the expenditure of Apple in 2019 इतना, then find the sum of income and profit of Apple 2019। आप 2019 की बात करेंगे, एप्पल की बात करेंगे 37.5, 37.5 की वैल्यू 3/8, यानी 3/8 इनकम पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 8 इनकम, जिस पर प्रॉफिट होगा वो बेस वैल्यू, इनकम ये और इतना। आपको पता है इनकम माइनस प्रॉफिट एक्सपेंडिचर होगा, यानी अगर 8 में 8 हमारा इनकम होगा, 3 प्रॉफिट होगा, तो 5 क्या होगा? 5 हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ये तो पता ना, ये सब याद है कि नहीं? ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं कि जो है आज फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, ये 2-3 बार सॉल्व करा चुके हैं इनकम एक्सपेंडिचर के, कि अगर इसका मतलब हुआ अगर 100 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 120 हमारा इनकम हुआ, यानी इनकम में से प्रॉफिट घटाओगे तो आएगा एक्सपेंडिचर। और अगर यहां पे प्रॉफिट इनकम पर कंसीडर की जा रही है, इसका मतलब 8 जो है हम इनकम लेट करेंगे, 37.5% प्रॉफिट का मतलब 100 अगर इनकम होगी तो 37.5 प्रॉफिट होगा। 100 अगर इनकम टोटल होगी तो 37.5 का उसमें प्रॉफिट रहा होगा, तो कितना इन्वेस्टमेंट रहा होगा, यानी कितना एक्सपेंडिचर कम रहा होगा ना, बस वही कह रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखो एक्सपेंडिचर 2009 में एक्सपेंडिचर दिया है, यानी 5 की वैल्यू दिया 625, और आपको इसका इनकम और प्रॉफिट का सम 8,311 की वैल्यू उसी ईयर में कहा, जरा कोई इश्यू नहीं है। या 125 सॉल्व कर दो भाई, 5 5 2 7 2 1 3 1 1375, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कितना आसान है, कोई डाउट है? जिन्होंने पहले पढ़े होंगे उनको कंफर्म होगा। 2017-18 में रेडमी के व्यय का अनुपात दिया है, 3 वर्षों में रेडमी के लाभ का अनुपात। भाई व्यय के अनुपात दिया है कितना? 7, 11 और 15। ये किसका मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है कितना? 2017-18 और 20 में। 2017 रेडमी की बात करें 17 30%, 18 की बात करेंगे भाई कितना 18 45%, 20 की बात करेंगे 62.5, 30% का मतलब 30/100 3/10, यानी 10 अगर इनकम होगा, 3 क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और 7 क्या होगा? हमारा एक्सपेंडिचर होगा ना। ये आप लोग को बताए थे कंडीशनल। तो एक्सपेंडिचर 7 की वैल्यू दिया है और प्रॉफिट चाहिए 3 की वैल्यू। एक्स मानोगे तो बात तो वही ना, 7 की वैल्यू दी, 3 की वैल्यू निकाल लो। अच्छा 45% का मतलब 45/100, 5 9 45 यानी 20, 20 यानी अगर इनकम होगा तो 9 प्रॉफिट होगा, यानी कितना होगा? आप कहोगे सर 11 हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो 11 एक्सपेंडिचर यानी व्यय दिया है 11 की वैल्यू, प्रॉफिट चाहिए 9 की वैल्यू। अच्छा वेरी गुड। सेकंड 62.5 की वैल्यू क्या होगी सर? 5/8 होगी। तो 8 क्या होगा? इनकम, 5 क्या होगा? प्रॉफिट, यानी 3 क्या होगा? एक्सपेंडिचर। सर 3 की वैल्यू दिया है, 3 की वैल्यू दिया है, और क्या चाहिए सर? प्रॉफिट चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए। देखो कितना आसानी सॉल्व कर लोगे, 3 या 9 या 3 त्रिका 9, 3 × 5 मतलब 3 3, यानी 1 3 5, 1 3 5 है, बिल्कुल 1 3 5 नहीं है, नन ऑफ दिस, कोई बात नहीं। तो वे दिया है, आप लोग आय निकालना है। तो जब ये प्रॉफिट इनकम पे कंसीडर किया जा रहा है तो आप लोग को प्रॉपर बताए थे, एक अलग से भी बताए थे, 3-4 बार हम डिस्कस कर चुके हैं इनकम एक्सपेंडिचर। जिनको अभी भी डाउट हो रहा है सर कैसे खटाखट कर दे रहे हैं, वो बिल्कुल आप लोग प्रीवियस उस पे जाइएगा, आप लोगों को मिल जाएगा भाई, प्रॉपर बताए हैं। चलिए फिलहाल एक लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बताएंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व कर लेते हैं। A sum was invested 5 years at the certain rate of interest. If the had been invested 2.4 annual rate, then 420 more would have been obtained. What is the sum? मतलब एक राशि साधारण ब्याज पर निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 2.5% ज्यादा पर निवेश की जाती, पहले जो निवेश की गई थी, अगर 2.5% ज्यादा पर निवेश करते तो 420 अधिक मिलता। यानी 5 वर्ष के लिए राशि निवेश की गई, मान लो 100 रुपए राशि है,
5 वर्ष के लिए निवेश की गई किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2.5% बढ़ा दे 5 साल के लिए तो 420 रुपए अधिक ब्याज मिलता। यानी एक साल में 2.5% बढ़ाएंगे तो 5 साल में कितना, 5 साल में 2.5 इंटू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और जो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 420 के बराबर है तो 100 की वैल्यू वैसे, यानी जो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बढ़ा हुआ परसेंटेज में वैल्यू कितना है, तो 100 तो निकाल सकते हो ना। यहाँ 12 यानी 12.5% की वैल्यू ना, 25 बराबर 420 तो 100 की वैल्यू, तो चाहे 12.5 की वैल्यू 1/8 हुआ तो 420, 1 की वैल्यू कितना, 1 का मतलब 100, तो 4 8 दूना 16, 8 चौक 32, 1 33, यानी 3360 कितना हुआ, 3360, 1 का मतलब 100%, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब ओरल कितनी बार सॉल्व किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतने टाइम के लिए बढ़ाएगा तो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू दी है तो 100 की वैल्यू निकालोगे उसका एक्चुअल प्राइस। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले होना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं भाई। ओके, आई होप सभी को कंफर्म हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चन है लेकिन इसको हम लोग किसी और दिन सॉल्व करेंगे। तो आई होप सेशन को एंजॉय किया होगा आप लोगों ने और क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, और समझ में आया एक बार जरूर लाइक करिए। नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।